The unification of Italy. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia, Piedmont, was ruled by an Italian princely house. The north was under Austrian Habsburg, the center was ruled by the Pope, and the southern regions were under the domination of Bourbon kings of Spain. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा जर्मनी में किस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन संपन्न हुआ और पूरा जर्मन अब एक राष्ट्र के रूप में उभरा, ठीक उसी तरह से पड़ोसी ही देश इटली था। वो भी जर्मनी की तरह कई भागों में बटा हुआ था। जर्मनी 39 भागों में बटा था, जबकि इटली 7 छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। जर्मनी की तरह इटली का भी एक राष्ट्रीय अस्तित्व नहीं था। 7 भागों में अलग अलग शासक शासन कर रहे थे। इटली की भी एक लंबी इतिहास है, वो कई सालों से काफ़ी समय से वो बिखरा पड़ा हुआ था। इटालियंस जो थे वो डिफरेंट डायनेस्टिक स्टेट्स में बटा हुआ था। मल्टीनेशनल, कहीं हैब्सबर्ग का एम्पायर था तो कहीं दूसरे डायनेस्टीज का शासन था। 19वीं सदी के मध्य भाग में इटली 7 भागों में बटे हुए थे, 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें सिर्फ एक ही भाग ऐसा था जिसमें इटली के राजकुमार के द्वारा वो इलाका शासित हो रहा था, और वो इलाका सार्डिनिया पीडमोंट का इलाका कहा जाता है। बाकी नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का शासक था। इटली के मध्य भाग में या सेंट्रल पार्ट में पोप के द्वारा शासन चलाए जा रहे थे। दक्षिण भाग में सदर्न रीजन्स में वहाँ बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का शासन था, और इस तरह से अलग अलग राजवंशों के द्वारा इटली के 7 भागों में शासन किए जा रहे थे, जो कि पूरा राष्ट्र जो था वो अलग अलग 7 भागों में शासित हो रहे थे। यहाँ तक कि इटली की एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, एक राष्ट्रीय भाषा नहीं था। इटालियन कोई राष्ट्रीय भाषा का अभाव था, और साथ साथ वहाँ पर रीजनल वेरिएशन काफ़ी देखे गए थे। क्षेत्रीय भिन्नता या उसके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। अलग अलग क्षेत्र में भाषा भी अलग होती थी, उसके कानून भी अलग होते थे, और शासक भी अलग होते थे। ड्यूरिंग 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. The failure of the revolutionary uprising both 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont. Under its rule, King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through wars. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. तो 1830 के दरमियान इटली का एक राष्ट्रवादी नेता जो नौजवान था और जिसमें शक्ति और ऊर्जा से भरपूर, जिसने ये ठान रखा था कि हमें किसी भी सूरत में इटली को भी एकीकरण करना है, यूनाइट करना है, और उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तो जुसेपी मैज़नी ने अपने कई नौजवान साथियों के सहयोग से सबसे पहले इटली के एकीकरण की बीड़ा उठाया। उसने इस काम के लिए गुप्त समितियां बनाई, सेक्रेट सोसाइटी बनाया जिसका नाम था यंग इटली, और उसने अपने इस गुप्त समिति के द्वारा अपने उद्देश्य
को पूरा करने का बीड़ा उठाया। हालांकि 1831 और 48 के बीच में सार्डिनिया पिडमॉन्ट के रूलर के साथ जिसे किंग विक्टर एम्यूनल सेकेंड कहा जाता है, उसके साथ उसे विद्रोह करना पड़ा और ये फेल्योर रहा। लेकिन आगे चलकर फिर इन दोनों ने मिलकर एकीकरण के काम को आगे बढ़ाया और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर ये संभव हो पाया और ये दोनों लोगों के अथक प्रयास से आखिरकार इटली का एकीकरण भी संभव हो पाया। इटली ऑफर्ड देम अ पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, और जब इटली का एकीकरण हो गया तो वहाँ भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से उसको समृद्धि मिली और देश को एक राष्ट्रीय अस्तित्व मिला। यानी पूरा इटली का एकीकरण हुआ, एक भाषा, वहाँ राष्ट्रीय भाषा का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय संस्कृति मिली। इसके अलावे यहाँ पर न केवल जूसेपी मैजनी और विक्टर एम्यूनल थे, बल्कि वहाँ का भी एक प्रमुख चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था कैवोर, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. वहाँ एक बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बड़ा पावरफुल व्यक्ति था, चीफ मिनिस्टर भी था, जिसको कैवोर के नाम से जाना जाता है। उसे ना ही वो क्रांतिकारी था ना डेमोक्रेट था, लेकिन उसने भी इटली के एकीकरण में पूरा योगदान दिया। Like many other wealthy educated members of Italian elite, he spoke French much better than did Italian. वो भी एक काफ़ी पढ़ा लिखा था। जिस तरह से इटली में फ्रांस भाषा बोली जानी प्रतिष्ठा का विषय माना जाता था, फ्रेंच लैंग्वेज में या फ्रेंच भाषा में बातचीत करना एक बहुत प्रतिष्ठा की बात होती थी, तो वो भी एक प्रतिष्ठित इटालियन की तरह इटालियन भाषा से ज़्यादा वो फ्रांसीसी भाषा का इस्तेमाल करता था। Through the tactful diplomatic alliances with France engineered by the Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859, और उसने बड़ी ही कूटनीतिक चाल से फ्रांस के साथ संधि की, फ्रांस के साथ अलायंस किया और सार्डिनिया पिडमॉन्ट को ऑस्ट्रियन फोर्सेस से डिफीट किया, उन्हें पराजित किया 1859 में। अपार्ट फ्रॉम द regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the front. आगे चलकर एक और प्रसिद्ध व्यक्ति और एक बड़ा ही जाना माना नाम, जिसका नाम था जूसेपी गैरिबाल्डी। तो इस तरह से जूसेपी मैजनी और गैरिबाल्डी, कैवोर, इन सारे लोगों के प्रयास से वो यूनिफिकेशन का काम संपन्न हो पाया। इन 1860 they marched into South Italy and Kingdom of Two Sicilies and succeeded the winning of the support of local peasants in order to drive out the Spanish ruler. और उसने आगे चलकर जूसेपी गैरिबाल्डी ने वहाँ के इटली के कई जो साम्राज्य थे, उसमें दो साम्राज्य, सिसिली था जो कि वहाँ के राजाओं से वो सफलता हासिल की, और कई स्थानीय जो किसान थे, मजदूर थे, इन लोगों के सहयोग पाते हुए वो स्पेनिश रूलर पर हमला किया और उसे सफलता मिली। इन 1861 विक्टर एम्यूनल सेकेंड वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और जब सफलता उनको मिल गई तो एक तरह से इटली का एकीकरण संपन्न हो पाया। और जब इटली का एकीकरण संपन्न हुआ तो वहाँ एक नए शासक को बिठाया गया और उस नए शासक का नाम था विक्टर एम्यूनल सेकेंड। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. The peasants mass who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed the La Italia was Victor Emmanuel's wife. आगे चलकर 1861 में विक्टर एम्यूनल सेकेंड को वहाँ का नया शासक घोषित किया गया। हालांकि इटली में अधिकांश जनता शिक्षित वर्ग थी और जो
रेट्स जो इलिटरेसी का था उसमें भी काफ़ी इजाफा था, यानी शिक्षित वर्ग भी थे और इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा था। और इन सब वातावरण में वहाँ एक नई राष्ट्रीय विचारधारा को प्रसार किया गया और सबके सहयोग से यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण संभव हो पाया। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जर्मनी और इटली का एकीकरण संपन्न हो पाया। यूरोप में ये दो बड़ी समस्या थी और उसको लोगों ने मिलकर समाप्त किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक will we start the strange case of Britain. Then after visualizing the nation, and last topic nationalism and imperialism. Till then, thank you.